अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हो मेरा बेटा? खैरियत से हो? अब रिवीजन नहीं मिशन है, इंटर की स्टूडेंट का विजन है। इसी स्लोगन के साथ मैं असगर खान आपके लिए लेकर आया हूं फिजिक्स के हर चैप्टर का वन शॉट लेक्चर। इसमें आज हम लोग ने चैप्टर नंबर 10 के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे डीसी सर्किट से। इससे पहले 9 चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद यही है कि आपने सारे लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा, उसके डीटीपी को सॉल्व किया होगा, एमसीक्यूज को सॉल्व किया होगा और उसमें डिस्कस किए गए तमाम इस साल 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया होगा। ठीक हो गया? टाइम ज़ाया किए बगैर मैं स्टार्ट करूंगा अपने आज के लेक्चर को। और एज ऑलवेज हम लोगों ने सबसे पहले क्या बात करनी है, इसी चैप्टर नंबर 10 डीसी सर्किट में आज हम लोग ने पहले एमसीक्यूज पर बात कर रहे हैं और एमसीक्यूज नंबर 1 हमारे पास आता है कुछ यूं और एज ऑलवेज आपका टाइम स्टार्ट होता है इस तरह। स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। सवाल में कुछ इस तरह से है कि व्हेन करंट फ्लोस थ्रू अ वायर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मेरे बच्चों? मे नॉट एग्जिस्ट। जब करंट फ्लो होगा तो मस्ट बी एग्जिस्ट होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाजमी होगा। राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव बी। ओके ना? नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों, अगला हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 में द डैश ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब सुन लो, द डैश ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो एक मोशन है, फील्ड है और बोथ ए एंड बी है और नन ऑफ दीज है। अब गौर से सुनोगे, अच्छे से समझोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन की मोशन जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के या करंट जनरेट होने का रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा? राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3 में कुछ इस तरह से है मेरा बेटा। एमसीक्यूज नंबर 3 में नोट करोगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो देखोगे तो यहां पर हमारे पास आएगा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। एक तो ये वाली बात हो गई। तो एम्पेयर रहेगा, 1 एम्पेयर इज इक्वल टू, यहां बन जाएगा 1 कूलम और नीचे 1 सेकेंड डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए देखोगे तो हमारे पास 1 कूलम पर 1 सेकेंड। राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव सी। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों, हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 में कुछ यूं है, रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ। अब रेजिस्टिविटी क्या है? तो रेजिस्टिविटी बेसिकली मेरे पास रॉ है, तो रॉ रेसिप्रोकल होता है किसके? तो रॉ रेसिप्रोकल होता है, मान लो 1/k बोले तो कंडक्टेंस। ठीक हो गया? तो यह कंडक्टिविटी से काम हो जाएगा। रेजिस्टेंस होगा तो हमारे पास कंडक्टेंस आ जाएगा, रेजिस्टिविटी होगा तो कंडक्टिविटी आ जाएगा। राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव ए। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरा बेटा एमसीक्यूज नंबर 5 में बोल रहा है विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर। अब दो बात याद रखना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करो तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव बी। ओके ना? नेक्स्ट उसके बाद देखोगे हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 में मेरा बेटा अ वायर ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कट इनटू 3 हमारे पास सेगमेंट। ओके, द रेजिस्टिविटी रॉ ऑफ ईच सेगमेंट विल बी, रेजिस्टिविटी रॉ जो है ईच सेगमेंट का क्या होगा? तो बेसिकली रेजिस्टिविटी क्या होता है मेरे बच्चों? ये कांस्टेंट होता है और अगर ये कांस्टेंट होगा तो हो जाएगा रिमेन सेम फॉर होल वायर। राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव सी। नेक्स्ट उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 7 में हमारे पास कुछ यूं है मेरे बेटा कि इन द रिलेशन दिस K स्टैंड फॉर। ओके, तो हम लोग ने पढ़ा V इज इक्वल टू आई आर। ओके, R को पढ़ते हैं 1/k। अगर ये रेजिस्टेंस है तो ये क्या बन जाएगा? कंडक्टेंस बन जाएगा और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ओके ना? नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8 में फॉर अ फिक्स रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कर लें इफ द अप्लाइड वोल्टेज या वोल्टेज अप्लाइड इज डबल। अगर वोल्टेज डबल हो रहा है तो करंट क्या होगा? तो फिक्स रेजिस्टेंस के लिए I इज प्रोपोर्शनल टू V होता है। अगर वोल्टेज डबल तो करंट भी डबल। तो राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव सी। ओके ना? नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों नंबर 9 एमसीक्यूज में हमारे पास 2 रेजिस्टेंस 3 ohms
आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। ओके, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ohms रेजिस्टर विल बी। तो आसान काम ये होगा कि देखो यार, अगर दो रेजिस्टेंस है और दोनों की वैल्यू हमारे पास 3 है, एक जैसी है, इन दोनों को सीरीज में लगाया तो होगा क्या, एक ये वोल्टेज है, ये एक 3 ओम है, ये भी 3 ओम है। ओके, फिर यहाँ से आ गए आप। ओके, तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये 10 ओम है। ओके, अगर ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप 5 हो जाएगा और यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, इक्वल है दोनों। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ए हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट, हाँ, इवन के अगर इनमें से अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती तो फिर ये डिवाइड भी अलग अलग होता, अभी सेम है तो परेशान नहीं होना। नेक्स्ट नंबर 10 में हमारे पास 2 वायर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 and R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज in a circuit. If R1 is greater than R2, then the heating element will be, तो heating element will be, तो हमारे पास पहले समझो R1 is greater than R2, तो पहले ऐसे समझो दो वायर हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो पावर P इज इक्वल टू VI होता है, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R सीरीज में होता है, सीरीज में होता है, ये सीरीज में होता है। ओके, सीरीज में होता है। और अगर इसी को पैरेलल रख लूं तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R होता है। पहली बात, हीटिंग एलिमेंट को इसी में मैं लिखूंगा तो H इज इक्वल टू VIT लिखूंगा, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT लिखूंगा और H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T लिखूंगा। अब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में तो हीटिंग एलिमेंट रेजिस्टेंस के क्या हो जाएगा भाई, हीटिंग एलिमेंट रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब बोल रहे हैं R1 इज ग्रेटर देन R1 इज ग्रेटर देन R2, तो R1 ग्रेटर है तो मेरे पास रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो अब होगा क्या, तो हमें ये नोटिस करना है कि किसका हीटिंग एलिमेंट ज्यादा है, तो R1 का ज्यादा है तो हीटिंग एलिमेंट क्या होगा, H1, मतलब R1 के लिए बेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन। तो अगर नोट करो तो दो ऑप्शन में तुम्हारे पास नजर आएगा ये मोर इन R1 में ज्यादा, क्योंकि R1 का रेजिस्टेंस भी ज्यादा। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों हमारे पास MCQs नंबर 11 में द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, तो किलोवाट आवर होता है आमतौर पर, इसी यूनिट से हमारा घर के इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके ना। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों नंबर 12 में द पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टर इज गिवन बाय, तो P इज इक्वल टू VI I स्क्वायर R V स्क्वायर अपॉन R एंड ऑल ऑफ दीज। तो सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ऑल ऑफ दीज। राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों MCQs नंबर 13 में इस तरह कि व्हेन इट इज desire to increase the current in a circuit without affecting its voltage, the battery must be connected। हाँ, अगर वोल्टेज को डिस्टर्ब नहीं किया जाए और करंट को चेंज करने पड़े तो आपको कौन सी सीरीज अप्लाई करोगे, तो आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास वोल्टेज सेम होता है। अब विदाउट इफेक्टिंग द वोल्टेज का मतलब वोल्टेज कांस्टेंट कर लो, अब करंट भले से चेंज कर लो, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका आंसर आएगा। राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव बी। नेक्स्ट उसके बाद नंबर 13 में कुछ इस तरह से है मेरे बच्चों कि ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल to each other between the main line and the natural wire to get, हमारे पास क्यों तमाम अप्लायंसेस जो हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखा जाता है, क्या वजह है, तो एक द सेम करंट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंट करंट एंड डिफरेंट एंड सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके लिए सही जवाब होगा पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में क्या होता है, सेम होता है, तो हमारे पास सेम पोटेंशियल एंड डिफरेंट करंट। ठीक हो गया, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों MCQs नंबर 15 है, थैंक यू। 15 में हमारे पे क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डज नॉट डिपेंड्स, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, एक
टेम्परेचर के ऊपर, दूसरा लेंथ के ऊपर, तीसरा एरिया और करंट। तो रेजिस्टेंस क्या है, रॉ एल अपॉन ए। मान लो एक हमारे पास है आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये भी हम लोग ने पढ़ा हुआ है। अगर इन सारी कंडीशन को मैं तुम्हारे लिए रखूँ ना मेरे बच्चों, तो फिर आप ये कह सकते हो कि रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डज नॉट डिपेंड, राइट ऑप्शन इज डी। ओके ना। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों एमसीक्यूज नंबर 16 हमारे पास है कि द इलेक्ट्रिकल डेसिपेटेड एज हीट इन अ रेजिस्टर इज गिवन बाय। अच्छा भाई, हीट हमारे पास कैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में गिवन होता है, आई स्क्वायर आर, ये तो गलत है, ठीक है, आई आर होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, क्योंकि यहाँ पर हीट के बारे में बात कर रहा है, तो हाई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव, बी। ओके ना। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे अगला एमसीक्यू नंबर हमारे पास कौन सा है मेरे बच्चों, 17, ओम्स लॉ ओबेज इन। तो मेटालिक कंडक्टर या ओमिक कंडक्टर में होता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर वाले फैक्टर में, तो इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट उसके बाद हाँ ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद नंबर 18 में द रेजिस्टेंस ऑफ दिस एंड दिस 3, 5 एंड 7 ohms are connected in parallel if 0.3 volt the potential difference between the ends of 3 ohm resistor, the potential difference across the other resistance या resistors is। तो आसान अल्फाज में सुनो, ठीक है, एक R1 है, दूसरा R2 है और तीसरा R3 है, सबकी वैल्यू अलग अलग है, लेकिन जोड़ा कैसे गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो वोल्टेज सबके लिए क्या होगा, सेम होगा, और सेम वोल्टेज के लिए राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट उसके बाद नंबर 19 में देखोगे बोलता है कि अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई वोल्ट हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल r ohms, the current I is drawn from it, its internal voltage V will be। हाँ भाई, एक बैटरी से ईएमएफ वाली बात हो रही है, तो ईएमएफ वाली बात में तुम्हें याद होगा E माइनस आई आर, इस तरह पढ़ा होगा मेरे बच्चों, तो इसके लिए राइट ऑप्शन इज हो जाएगा क्या मेरे बेटा, सॉरी, ए। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों अगली कंडीशन है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 20 में, और 20 क्या है कि द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस of a battery is equal to EMF when the internal resistance is, तो V is equal to E minus IR, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा कब, जब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, 0, एंड द राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव, ए। नेक्स्ट उसके बाद इस कंडीशन को देखते हुए अभी तक हम लोग ने 20 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं डीसी सर्किट चैप्टर नंबर 10 में। नेक्स्ट इसी कंडीशन में अगर याद हो तो हम लोग हर चैप्टर के इस तरह मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम 2025 के लिए बात करते हैं। तो डिस्कस द कलर कोटिंग मोर अप्रोप्रिएटली, तंग करने के लिए सवाल आ सकता है, अदर देन दिस नहीं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, फिर हमारे पास डिफाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये अच्छे से करना, ये वाला अच्छे से करना। पावर डेसिपेशन एक्सप्लेनेशन शॉर्ट सवाल में आ सकता है बिल्कुल। कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस में भी, और क्रिस्चॉफ लॉ लाजमी करके जाओगे, और व्हीट स्टोन ब्रिज, जिसमें डबल की टिक कर रहा हूँ तो समझ जाना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। पॉज करो, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे अब एज ऑलवेज हम लोग ने क्या करते हैं मेरे बच्चों, हर चैप्टर का जैसे हम लोगों ने न्यूमेरिकल के पोर्शन को डिस्कस करना होता है, तो न्यूमेरिकल के पोर्शन में चलते हैं डीसी सर्किट में। और हमारे पास क्या है न्यूमेरिकल नंबर 1 में, थैंक यू। न्यूमेरिकल नंबर 1 में a wire carries a current of 1 ampere, how many electron pass, ओके। हमारे पास एक चार्ज भी गिवन है, तो डेटा में सबसे पहले करंट, तो करंट बोले तो I इज इक्वल टू 1 एम्पेयर, ओके ओके। वायर इन ईच सेकेंड टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ओके। फिर उसके बाद E 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। टू फाइंड में मेरे बच्चों जब आप जाओगे, टू फाइंड में मेरे बच्चों जब आप जाओगे, तो टू फाइंड में आप लिखोगे मेरा बेटा क्या, इट इज व्हाट वी हैव
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप जब सॉल्व करने जाएंगे ना मेरा बेटा, तो आप जब सॉल्व करने गए तो आपके पास क्या हुआ मेरे बेटा, जब सॉल्यूशन में गए तो सिंपल हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Q अपॉन E, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा सा मैं टाइम बचा रहा हूं और आपके लिए सिंपल यहाँ पे लिखता हूं फॉर Q, और Q क्या होता है, तो Q इज इक्वल टू NE, ओके ना। अब N क्या है, N वाले फैक्टर से, सॉरी इससे तो मैं ऊपर सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये करंट के फॉर्मूले से, क्योंकि डाटा में करंट गिवन है, तो करंट के फॉर्मूले से I इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन T, तो Q इज इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, IT। अब नोटिस करो Q की वैल्यू भी 1 है, सॉरी I की वैल्यू भी 1 है, T की वैल्यू भी 1 है, तो सिंपल ये 1 आ जाएगा। और जब 1 आ जाएगा ना मेरे बच्चों, तो ऊपर रखोगे तो 1 को चार्ज की वैल्यू से डिवाइड करोगे, तो एक MCQ सॉल्व किया होगा, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ओके ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात हो रही है। तो यही आपका सिंपल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, आंसर आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 में इस तरह से कि मेरे बच्चों, ओके नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों, हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 में द प्लैटिनियम वायर ऑफ डायमीटर दिस, एक प्लैटिनियम वायर है, उसका डायमीटर गिवन है स्मॉल d, ओके, इज वांट टू मेक अ रेजिस्टेंस ऑफ दिस, मतलब कैपिटल R भी गिवन है। नेक्स्ट उसके बाद मेरे बच्चों देखोगे हाउ लॉन्ग द वायर इज नीडेड, L निकालना है, और ये रेजिस्टिविटी भी गिवन हो गया, ओके। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं इसमें सबसे पहले डाटा के बारे में बात करूं, तो डाटा में क्या होता है, डाटा में होता है मेरे बच्चों डायमीटर D इज इक्वल टू 0.2 mm, विच इज ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, ओके। मिलीमीटर को 10 की पावर क्या रखा हम लोगों ने, मिलीमीटर को 10 की पावर -3 में रखा मेरे बच्चों। और सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूंगा तो 0.2 को 2 लिख रहे हैं, तो 10 की पावर -1। सिमिलरली मेरे बच्चों रेजिस्टेंस R है, सॉरी इससे मैं रेडियस पहले निकाल लेता हूं मेरे शहजादों, ओके, रेडियस इज इक्वल टू d अपॉन 2, ये 2 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज मीटर, 1 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, थैंक यू सो मच। उसके बाद हमारे पास क्या है मेरे बच्चों, उसके बाद है इसी कंडीशन में रॉ गिवन है, इट इज 11 इंटू 10 की पावर -8, और दिस इज ओम मीटर, थैंक यू। अब इस कंडीशन को मैं लेकर चलूं आपके साथ साथ, तो मेरे पास अब निकालना क्या है मेरे बच्चों, कैपिटल R भी गिवन है, रेजिस्टेंस, और वो कितना है 40 ओम्स, ओके। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, मींस L निकालना है, तो हैविंग दिस L इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, and this is what we have the solution। अच्छा, अब इसके सॉल्यूशन में क्या है मेरे बच्चों, इसके सॉल्यूशन में क्या है मेरे बच्चों, having this we know और that, क्या जानते हैं मेरा बेटा, this is R is equal to rho L upon A, ओके। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो एरिया है ना मेरा बेटा, एरिया होते हैं पाई R स्क्वेयर, तो यहां जब सब्स्टिट्यूट करोगे मेरा बच्चा, तो R इज इक्वल टू रॉ L अपॉन पाई R, सॉरी स्मॉल r स्क्वायर, थैंक यू, स्मॉल r स्क्वायर। नाउ लेंथ को सेपरेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा मेरे बच्चों R पाई स्मॉल r स्क्वायर अपॉन रॉ, मजे की बात आ गई, ठीक हो गया। अब L इज इक्वल टू, नोटिस करोगे तो तुम्हारे पास R गिवन है, मैं चेक कर लेता हूँ, वैल्यू जरा खुद पुट करना है, आप लोग के लिए प्रैक्टिस भी है, मैं चेक करवा लेता हूँ। इट इज बिंग 40 मल्टीप्लाई बाई 3.142, ओके, एक्सपोनेंट 1 एक्सपोनेंट -4 का स्क्वायर, having this -4 का स्क्वायर, ओके, और ये ऊपर आंसर आ गया, और नीचे हमारे पास क्या है मेरे बच्चों, having this 11 एक्सपोनेंट -8, and this is what we have 11.425, and this is what we have the right answer, ठीक हो गया मेरे बच्चों। तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और आंसर निकाल लोगे। थोड़ा सा वेरिफिकेशन के लिए काम कर रहा हूँ, हमारी टीम बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करती है भाई, और बाद वक्त ऐसा होता है, हो भी सकता है, मुमकिन भी है कि आंसर आपके पास गलत लिखा हुआ भी आ जाए, तो वेरिफिकेशन के लिए मैं थोड़ा सा एहतियात कर रहा था
पहला सवाल था, ठीक है, कैलकुलेशन के लिहाज से, तो इसका आंसर भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगला न्यूमेरिकल नंबर 3 के बारे में अगर मैं तुमसे बात करूं मेरे बच्चों, तो न्यूमेरिकल नंबर 3 में क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 3 के बारे में अगर मैं तुमसे डिस्कस करूंगा तो आ रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन इज दिस, मतलब ये है एरिया इज क्रॉस सेक्शन विद 20 मीटर लॉन्ग, मीन्स हमारे पास लेंथ, व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स के बारे में बात हो रही है। तो सुनना, अल्फा भी गिवन है, डाटा में पहले बात करता हूँ, पहले मैं डाटा में बात करूंगा ना मेरे बच्चों, तो कुछ कंडीशंस है वो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या है। मींस एरिया, एरिया मींस 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, इट इज बीइंग 4 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। क्यों, एक दफा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 10 की पावर -2, फिर दोबारा सेंटीमीटर वाले को मीटर में कन्वर्ट करोगे 10 की पावर -2 -4, और दोनों मीटर को मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर का स्क्वायर। थैंक यू। लेंथ हमारे पास गिवन है 20 मीटर। उसके बाद मेरे बच्चों हमारे पास टेम्परेचर गिवन है डेल्टा टी वाला, मैं मान लेता हूँ डेल्टा टी है, और इट इज़ 500 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ओके, अल्फा गिवन है और ये है 0.00 और 5 ओके 5 और 5 कैल्विन इनवर्स या कैल्विन इनवर्स, और कैल्विन है सेंटीग्रेड इनवर्स है, क्योंकि ये चेंज इन टेम्परेचर है, तो चेंज इन टेम्परेचर दोनों में सेम आएगा। डोंट डू बदतमीजी विद दिस। ओके, रॉ इज इक्वल टू मेरा बच्चा 11 इंटू 10 की पावर -8। ओके, अभी भी प्लाटिनम वायर है क्या? हाँ, इससे पहले वाले सवाल में प्लाटिनम वायर था, इसमें लिखा हुआ नहीं है। बहरहाल रॉ की वैल्यू गिवन होती है तो हमें गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यू हैव टू फाइंड टेम्परेचर, resistance at 500 थैंक यू, at 500 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ओके, नाउ अब अगर मैं आपके लिए सॉल्व करने जाऊं तो मेरे लिए जो रिक्वायरमेंट है पहले मैं उस पर बात कर लेता हूं ना, ठीक है, ताकि मैं आपको रास्ता बहुत अच्छे तरीके से बता सकूं। वी नो, थैंक यू, और डैट क्या जानते हैं, इट इज बीइंग आर 500 आर टी बोले तो इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओके, इक्वेशन नंबर 1 हुई डूइंग बदतमीजी, तो आपने कहा सर इसमें जो बदतमीजी है वो बेसिकली R0 कर रहा है। थैंक यू। अब R0 क्या होता है मेरे बच्चों, तो R0 होता है दिस इज बीइंग R0 इज इक्वल टू रॉ L अपॉन A। क्या बोलते हो यार, है ना यार? तो अब देखो ना यार, R0 के लिए रॉ, तो रॉ तो आपके पास गिवन है, ये रॉ गिवन है, फिर उसके बाद L आपके पास लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, सब्स्टिट्यूट करो, क्या निकालो, R0 निकालो, 1 में पुट करो, R0 हो गया, अल्फा कांस्टेंट गिवन है, डेल्टा टी भी गिवन है, फिनिश हो जाएगा। क्या कहते हो? ओके ना, डन हो गया मेरे बच्चों। तो एक कंडीशन है, हाँ, इसको सॉल्व करोगे तो चैट बॉक्स में मुझे इसका आंसर शेयर कर देना, ठीक हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास, चलो ये आंसर भी गिवन है, ठीक। न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 4 में, न्यूमेरिकल नंबर 4 में क्या है मेरे बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 4 में कुछ इस तरह से है कि यू हैव गिवन 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ दिस, मतलब R1 R2 R3 बराबर है। हाउ वुड यू अरेंज दीज टू ऑब्टेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस एंड दिस? वेरीफाई योर आंसर, अपने आंसर को वेरीफाई करें। सुने, हैविंग दिस डेटा और दिस R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू 2 ओम। क्या बोलते हो यार? ओके ना। अब इनकी कॉम्बिनेशन को चेक करना। अच्छा, मजे की बात क्या है, दोनों सारी वैल्यू 2 के बराबर है, तो अगर मैं सारी वैल्यू को 2 मान लूं, पहले सुनना, सारी वैल्यू को 2 मान लूं, गिवन है, मानने से क्या है, तो ये वाला आंसर कब आ रहा है, तो देखो मैं तुम्हें आसान करता हूं ना, ये वाला आंसर तीनों को ऐड कर लो सीरीज में। ओके ना, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर नहीं बढ़ा रहा। ओके, आपने कहा ओके सर, ठीक। अच्छा, इस वैल्यू को लाना है, एक इस वैल्यू को लाना है, तो इस वैल्यू को लाने के लिए क्या करेंगे और इस वैल्यू को लाने के लिए क्या करेंगे, वेरीफाई करने बोल रहा है भाई पहले तो अगर मैं वेरीफाई करता हूं इसको अलग अलग, तो वो पहले सी वाला तो सीरीज में चला गया, सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पर कितना है, 2 है, तो अगर 2 को मैं सीरीज लगा दूं तो 2 2 4 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा,
2 + 2 4 और एक अरेंजमेंट आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। तो दो सीरीज में लगा दो, एक पैरेलल लगा दो, तो 1/4 + 1/2 डेसिमल में आंसर देगा नहीं, दो पैरेलल लगा दो, हाफ ऑफ 1 बिल्कुल ठीक, हाफ ऑफ 1 ये देखो, दो पैरेलल एक सीरीज में ये बन गया दो पैरेलल एक सीरीज में वो बन गया, और इधर दो सीरीज एक पैरेलल में बन जाएगा। चलो अच्छा, इसका आंसर 1/2 1/2 1/2 तो 3, तो इसका आंसर आता एक। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे लगा देता मैं, तो उसको भी चेक कर लेता हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाता हूँ तो ऊपर R2 नीचे 3, तो ये डेसिमल में देता, वो नहीं है। तो बस सिंपल हमारे पास क्या है, पैरेलल के अलावा सब हो जाएगा। मैं कराता हूँ तो मज़ा आएगा तुम्हें। टू वेरिफिकेशन की बात हो रही है, वेरीफाई, टू वेरीफाई, हमें जो वेरीफाई करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1.33 कब आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 कब आएगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 कब आएगा। बस 1 2 3 को वेरीफाई करना है। चलो मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। आप गए सॉल्व करने। सबसे पहले आपने हेडिंग बना लिया, फॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1.33 ओम, इसको वेरीफाई कर रहे हैं। और जब इसको वेरीफाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा मेरे बच्चों, देखो तो मैं क्या बोल रहा था, दो सीरीज एक पैरेलल बन जाएगा। तो दो सीरीज एक पैरेलल में मेरे पास R1 एंड R2 आर इन सीरीज, are in series, okay, and R3 in parallel। नक्शा बनाता हूँ मैं आपके लिए, कोई मसला नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है बच्चा। इधर देखो, अगर इसके लिए मैं काम करूँ तो दो सीरीज 1 2 और इन दोनों के साथ ये अलग से लगा, ये 3, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन आ गया। अच्छा, एक कॉम्बिनेशन आ गया, ये R1 है, ये R2 है और ये R3, ठीक हो गया। तो इसको अगर मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा मेरे बच्चों, तो क्या होगा भाई, सिंस R1 एंड R2 आर इन सीरीज, तो सीरीज में क्या होने वाला है मेरे बच्चों, R डैश इज इक्वल टू R1 + R2 हैविंग दिस 2 + 2 दिस इज 4 ओम। शक्ल कैसे बन गई मेरे बच्चों, शक्ल कैसे बन गई, 1 2, इसकी बैटरी ऐसे लगा दो, थैंक यू, R डैश R3। नाउ वेरिफिकेशन एक के लिए आसान हो जाएगा, फिर आप लोग समझ जाओगे। नाउ R डैश एंड R3 आर इन पैरेलल। अच्छा, पैरेलल में क्या होगा भाई, पैरेलल में होगा मेरे बच्चों, ऐसे ले लो, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट 1/R डैश प्लस 1/R3 1/4 प्लस 1/2, एलसीएम ले लो मेरे बच्चों 4, तो ये हो जाएगा 2 प्लस नहीं 1 + 2, ऑब्वियसली 3 तो आना है, ओके थैंक यू, 1 + 2 और ये हो जाएगा 3/4, कलर चेंज, थैंक यू। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4/3 1.33 ओम। ये तो वो वेरिफिकेशन आ गई जिसको आपने पहले के लिए काम कर लिया, और पहला कौन सा था, 1.33 वाला, इस तरह आ रहा है। तो 1.33 आएगा कब, जब दो सीरीज और एक पैरेलल हो जाए। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे ना, तो दूसरा हमारे पास ये है, तो दूसरे के लिए क्या है, फिर हेडिंग बनाओ, फॉर R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 ओम। कब होगा, तो इसके लिए आसान तरीका है,
R1 and R2 are in parallel and R3 in series। ओके, तो अब डायग्राम कैसे बनेगी बच्चों? 1 2 R1 R2 R3 ये कंडीशन। फिर उसके बाद हमारे पास अब सॉल्यूशन मेथड शुरू। सिंस R1 and R2 are in series। थैंक यू। तो मेरे पास क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? R डैश R1 प्लस R2 सॉरी 2 प्लस 2 2 प्लस 2 4। ओके, ओ पैरेलल है नॉट सीरीज। बोल भी नहीं रहे तुम लोग। चलो पैरेलल मतलब 1 आएगा आंसर। ओके थैंक यू। पैरेलल तो 1 अपॉन R डैश 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। यार हाफ प्लस हाफ सिंपल है। 1 अपॉन R डैश 1 आ जाएगा, हाफ प्लस हाफ में 1, तो R डैश इज इक्वल टू 1 ओम। ओके, सिमिलरली नाउ R डैश सॉरी अभी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डायग्राम बनाऊँ ताकि बच्चों को बाद में थोड़ा और अच्छा समझ में आ जाए जब वो पढ़ने बैठे। ओके ना, तो ये 2 रजिस्टर मैं बना ले रहा हूँ बेटा। इससे हो क्या रहा है, ये R डैश है, ये R3 है। अब लिखना आसान है। सिंस R डैश एंड R3 आर इन सीरीज, तो मेरे पास क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? R इक्विवेलेंट R डैश R3 1 प्लस 2 3 ओम। चलें जज़ाकल्लाह। डोंट डू बदतमीजी, है ना, ऐसे हो गया। और तीसरा वाला तो हलवा है। फॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 ओम। सिंपल क्या था मेरे बच्चों? सिंस इसमें मेंशन कर लो R1 कॉमा R2 एंड R3 आर इन सीरीज, और अगर सीरीज में तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या कहते हो, 2 प्लस 2 प्लस 2, तो ये सारे ऐड होकर 6 ओम आ जाएंगे। ये भी वेरीफाई हो जाएगा। जज़ाकल्लाह मेरे बच्चों। तो ये तीनों की अलग अलग वेरिफिकेशन थी। ऐसे सवालात बिल्कुल आ सकते हैं और पास पेपर में आ चुके हैं, ओल्ड बुक में भी हैं ऐसे। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ मैं बुक जैसा ना हो, बुक से थोड़ा सर्ट करो लेकिन तुम्हारे कोर्स से रिलेटेड हो। नेक्स्ट उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 5 में क्या है मेरे बच्चों? न्यूमेरिकल नंबर 5 में हमारे पास है कि a battery of EMF this is connected to load of this, मतलब R EMF this, current of I drawn, find the internal resistance small r of the battery and terminal potential difference V। सवाल में लिखा हुआ है कनेक्टेड का वर्ड, तो हम जाएंगे डेटा में, और डेटा में सबसे पहले हम क्या बनाएंगे मेरे बच्चों? तो डेटा में हम बनाएंगे EMF इज इक्वल टू 24 वोल्ट और R इज इक्वल टू 10 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम रेजिस्टेंस, और करंट I इज इक्वल टू 2.2 एम्पेयर। उसके बाद मेरे बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल टू फाइन में इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ओके, और उसके साथ क्या लगाना है? टर्मिनल वोल्टेज V निकालना है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन तो आपके पास आ गई, क्योंकि आप जानते हैं कि बैटरी को कनेक्ट किया गया है। तो माइनस वाला प्लस वाला आता जब चार्ज वाली बात होती, ओके ना। तो आपके पास ये सारी गिवन है। स्मॉल r तो हमें ऐसे ही नज़र आ रहा है, और v इज इक्वल टू आई आर भी हमें दिख रहा है। तो v इज इक्वल टू आई आर में ये 22 है, सिंपल है ना। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ फॉर
फॉर स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस लिख दो एज द बैटरी इज कनेक्टेड। जैसे कि बैटरी कनेक्ट किया गया है तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो ये क्या बन जाएगा मेरे बच्चों? ओहो, V इज इक्वल टू आई आर पहले निकालना है। हाँ, जब तक नहीं निकलेगा ये काम नहीं बनेगा। लंबा काम नहीं कराते हैं, फिर पुट करना पड़ेगा, लंबा काम है। चलो मैं V निकाल लेता हूँ पहले, ठीक है। निकल इस पर आता है इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर फिर मैं V बाद में पुट करता, लेकिन वो एक लंबी कहानी हो जाती, ठीक है। तो फॉर V इज इक्वल टू आई आर, थैंक यू। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या मेरे बच्चों, दिस इज I 2.2 R10, दिस इज व्हाट वी हैव 22 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट उसके बाद फॉर स्मॉल r एज द बैटरी इज कनेक्टेड। क्योंकि बैटरी को कनेक्ट किया गया है सवाल के मुताबिक, तो आपके लिए मेरे बच्चों क्या है, इट इज़ V इज इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई आर, इट इज़ बीइंग आई आर ई एम एफ माइनस V, इट इज़ स्मॉल r ई एम एफ माइनस V अपॉन I। ऊपर क्या है बेटा, 24 माइनस 22 डिवाइडेड बाई करंट की वैल्यू है 2.2। चेक करोगे तो ये हो जाएगा ऊपर 2 नीचे 2.2, तो ऊपर 2 नीचे 2.2 और ये ऑब्वियसली 0.9 आ रहा है, तो स्मॉल r इज इक्वल टू 0.9 और ओम 91 ओम तकरीबन, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव द आंसर। जज़ाकल्लाह। तो ये वो कंडीशन थी मेरे बच्चों जिसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल को डिस्कस किया, न्यूमेरिकल की कोशिश किया मैं तमाम पोर्शन को सॉल्व करने की, ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद एज ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, हर चैप्टर का हमारे पास एक क्या है, DDP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। और इसमें अगर मैं तुमसे बात करूं तो हमेशा की तरह क्या करो भाई, पॉज करो, तमाम सवाल का स्क्रीनशॉट लो और इसको सॉल्व करो। सॉल्व करके इसके सही आंसर को मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर लेना, ठीक है। ओके मेरे बच्चों, और ये था आज का हमारा लेक्चर DC सर्किट। इस लेक्चर के बाद ऑब्वियसली अगला लेक्चर हमारे पास एक मज़े का टॉपिक है ऑसिलेशन का। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।